क्वेश्चन नंबर 2। The income statement of the company for the year ending 31st March 14, sales given है 80 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करके एक लाइन में लिख दिया कि जीपी 45 लाख। उसके बाद माइनस कर रहे हैं कुछ एक्सपेंसेस, ये पीएनएल वाले हैं, सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, और फाइनली नेट इनकम आई 20 लाख 80,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर इन्वेंटरी, डेटर, रेंट, प्रीपेड रेंट, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 5 आइटम दे रखी है। बेसिकली सीए और सीएल दे रखा है। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई रिपीट, इनडायरेक्ट मेथड ही हमारे कोर्स के अंदर है, डायरेक्ट मेथड से। पता है स्टार्टिंग वर्ड में क्या लिखा है? अमाउंट बताइए, अमाउंट बोल दो स्टार्टिंग में। बताइए कौन बच्चे बताएगा ये अमाउंट? 20,80,000। सही, 20,80,000 नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ लेस करने के बाद, ऐड करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20,80,000। उसके बाद याद किया था हमने 4 आइटम ऐड करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंडियन डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस क्वेश्चन के अंदर उसमें से सिर्फ एक ही आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स। 7,20,000। तो सर ये हमारा पहले वाला आंसर आ गया है। पहले वाला आंसर आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने से पहले का प्रॉफिट 28 लाख। 4 आंसर आने हैं जी हमारे। पहला आंसर आया है हमने आउटर कॉलम में लिखा। इसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद पीएनएल में से जो एड लेस हो चुकी है लेकिन वो ऑपरेटिंग नहीं है उनको रिवर्स करना। पीएनएल में एड लेस हो चुकी है बट ऑपरेटिंग नहीं है, उनको रिवर्स करना। मुझे बताइए सैलरी ऐड करना है कि नहीं करना? नहीं करना जी। सैलरी पे करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अगर माइनस हुआ तो बिल्कुल सही माइनस हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है इसका। रेंट बताइए ऐड बैक करना है कि नहीं? नहीं करना सर, रेंट पे करना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट, बैड डेट ऐड करना है कि नहीं? नहीं करना सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है कि नहीं? करना है सर, नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन। Add depreciation 2,50,000। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करना है कि नहीं? करना है सर, ये भी अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस। गुडविल रिटर्न ऑफ लेस हो चुका है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको रिवर्स कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट बताइए ऐड बैक करना है कि नहीं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक करना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड ऐड करना है कि नहीं? करना है सर, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस। अभी आपको धीरे-धीरे हैबिट पड़ेगी ध्यान रखने की कि ये सर ये वाली आइटम हमेशा ऐड ही होती है, ये वाली आइटम हमेशा लेस ही होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 3 आइटम सर ऐसी मिली हमें जो कि पीएनएल ट्रेडिंग में आ चुकी हैं, प्रॉफिट से लेस हो चुकी हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इनको ऐड बैक कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। बताइए कितना आंसर आया सॉल्व करके? 4,85,000। बाकी सबके सहमत हैं क्या आंसर से? मैं सहमत नहीं हूं। 32 लाख। 32,85
और ये चेंज करा है कि सेम आ रहा है? इस प्रॉफिट का नाम क्या बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। टोटल 4 आंसर आने हैं, इसमें से हमारा दूसरा आंसर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 32,85,000। 32,85,000। तीसरा काम कौन सा है बताइए? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आपको चेंज ध्यान रखना। सबसे पहले इन्वेंट्री लास्ट ईयर 45 और करंट ईयर 55, इसको लिखेंगे हम इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बताइए प्लस करने का मन है कि माइनस? माइनस करना है सर, नेगेटिव रिलेशन है करंट एसेट्स के साथ, बढ़े तो घटाओ। डेटर्स लास्ट ईयर 52 करंट ईयर 72, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज इन डेटर्स 20,000। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं है? ब्रैकेट बिल्कुल लगेगा। अगेन करंट एसेट है, बढ़ रही है, नेगेटिव रिलेशन, बढ़े तो घटाओ। प्रीपेड रेंट लास्ट ईयर 10,000 थे, इस साल 5,000 कम हो गए। डिक्रीज इन प्रीपेड रेंट 5,000। बताइए ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर, नेगेटिव रिलेशन है करंट एसेट के साथ, घटे तो बढ़ाओ। सन्ड्री क्रेडिटर लास्ट ईयर 38 थे, इस साल 30 रह गए, कम हो गए। डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है कि पॉजिटिव रिलेशन विद क्रेडिटर, घटे तो घटाओ, बढ़े तो घटाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है जी, वहां लिख लिया ब्रैकेट में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ध्यान है ऑपरेटिंग में कौन सी आइटम आती है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कवर है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आता है सर? करंट लायबिलिटी की पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए वो कंसीडर नहीं होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इग्नोर इन दिस क्वेश्चन। पता है जी कितना है सॉल्व करके? बस 5,000 प्लस करना है, बाकी तीनों आइटम माइनस ही करनी है। बताइए कितना आंसर आया? Yes, sir. 32,52,000। Yes. क्या नाम है इसका? Cash generated from operating. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। नाम भी लर्न करेंगे। पहला आंसर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तीसरा आंसर कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशंस, और लास्ट में आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। नेगेटिव है तो यूज बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं करा क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।
जैसे डिविडेंड रिसीव भी लेस की होती है तो फिर वो भी लेस करते हैं। एक डाउट ये है कि सर आपने डिविडेंड रिसीव्ड है मान लीजिए, तो डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, वो तो आप ऑपरेटिंग में लिख रहे हो क्योंकि आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। तो इस तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो वो भी लिखो क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड। डाउट समझ पा रहे हैं आप? मैंने बैंक ओडी कंसीडर क्यों नहीं करा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि भैया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए इग्नोर कर दूं। उनका डाउट ठीक है सर इंटरेस्ट पेड भी तो फाइनेंसिंग है, वो भी तो आप लिखते हो ऑपरेटिंग में, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग वो लिखते हो ऑपरेटिंग में, बैंक ओडी के साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों? समझे? डिविडेंड पेड से प्रॉफिट घटा होगा इसलिए उसको ऐड कर, डिविडेंड रिसीव्ड से प्रॉफिट बढ़ा होगा इसलिए उसको लेस कर रहा है। बैंक ओडी से प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? कुछ भी नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट का पीएनएल में कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, वो तो लायबिलिटी है। बैंक ओडी इज अ लायबिलिटी, बैलेंस शीट की आइटम, वो पीएनएल में आता ही नहीं है। उस वजह से ना तो प्रॉफिट बढ़ा होगा ना प्रॉफिट घटा होगा, इसलिए रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट आई। समझ पा रहे हैं भाई? क्लियर हो गया? चलिए अब लास्ट वाला काम क्या रह गया है? लेस टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, प्रोविजन टैक्स ऊपर आता है, टैक्स पेड नीचे आता है। टैक्स का प्रोविजन बनाना और टैक्स पे करना ये दो अलग अलग बातें हैं, समझे ध्यान से कैसे अलग अलग बातें। तो सर 2021 का जो प्रॉफिट होगा कैलकुलेट कब होगा? 2021-22, ठीक बात है। जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तभी टैक्स कैलकुलेट होगा, कि जो टैक्स होता है वो प्रॉफिट के परसेंटेज होता है, ठीक बात है। तो जब मैं इस साल टैक्स पे करूंगा या प्रोविजन बनाऊंगा वो बेसिकली प्रीवियस ईयर का होगा, है कि नहीं? करंट ईयर का नहीं होगा। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का प्रॉफिट, ध्यान से देखो, इस ईयर का मैं कैश फ्लो बनाऊंगा इस ईयर में, कैश फ्लो भी पीएनएल बैलेंस शीट के बाद बनता है। इस ईयर का मैं कैश फ्लो बनाऊंगा इस ईयर में, हमारे मैं कैश फ्लो बना रहा हूं इस ईयर में, इस वाले ईयर में। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मैं लूंगा ये वाला, इस साल का प्रॉफिट लूंगा, लेकिन टैक्स पेड जो लूंगा वो इस साल का हो जाएगा। मतलब पेड और मेड जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स वो अलग हो सकता है और रियलिटी में जो पे कर रहे हैं वो अलग हो सकता है। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग अमाउंट लिखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि प्रॉफिट से प्रोविजन घटा होगा वो ऐड करना है, एक्चुअल में पैसा क्या होगा इसलिए पेड वाला लेस करना। इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेड कितना है, तो वी हैव टू प्रिज्यूम कि जितना प्रोविजन बनाया उतना ही पे करा। इन जनरल जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसी टाइम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसी टाइम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसी टैक्स पे करेंगे। इन जनरल जितना प्रोविजन होता है उतना ही पे होता है। इस क्वेश्चन प्रोविजन कितना बनाया हुआ है? 7,20,000। तो हम यही प्रिज्यूम कर रहे हैं इतना ही प्रोविजन बनाया और इतना ही पे हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो कि प्रोविजन बनाया इतना लेकिन पे करा कुछ और अमाउंट, वो लिखेंगे यहाँ पर। मेड ऐड करना, पेड लेस करना। मेड ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेड वाला ही लेस होता है, लेस होगा प्रॉफिट लेस घटा होगा, इसलिए बैठ। पेड लेस क्यों कर रहे हैं? इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए इसको लेस। बताइए कितना आंसर आया? 25,22,000। आगे देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आंसर है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम लिख रहे हैं, नेगेटिव होता तो लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। पहले क्या होगा अगर टैक्स पे करना है तो फिर पहले ऐड करके फिर माइनस कर दिया तो टैक्स का वो टैक्स निकालना ही होगा। The credits क्यों होंगे एक्टिव ऑपरेटिंग है क्रेडिट्स
नोट कर लीजिए सबने। एक डाउट ये आया है कि सर 720 यहाँ पर आपने ऐड करा और 720 माइनस करा, अगर मैं घर में क्वेश्चन करते टाइम ये 720 बिल्कुल इग्नोर कर दूं तो भी सर आपका और मेरा आंसर सेम आएगा? बताओ सेम आएगा या नहीं आएगा? नो। तो फाइनल आंसर ये वाला है, डेफिनेटली सेम आएगा। मैं भी एग्री कर रहा हूँ सेम आएगा। ये 720 हमने ऐड करा और 720 हमने लेस करा, अगर 720 को मैं कंप्लीटली इग्नोर कर देता तो भी फाइनल आंसर सेम आता, इस बात से मैं एग्री हूं। लेकिन ये जो हमारे बीच के 3 आंसर है ना, ये गलत है। इनका डाउट ये था कि सर टैक्स पेड और मेड अगर सेम है तो इग्नोर कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं कर सकते। वजह है आपका फाइनल आंसर तो ठीक आ जाएगा लेकिन आपके बीच के 3 आंसर गलत आ जाएंगे। एग्जामिनर ने सारे आंसर चेक करा, ठीक। तो ये डाउट नहीं था सर, दोबारा पूछिए। अगर डाउट ये था कि प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड कर दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो हमने ऐड नहीं करा, क्योंकि नॉन कैश है। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऐड क्यों करा? देखिए प्रोविजन वर्ड ध्यान समझ लीजिए, प्रोविजन वर्ड आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 16 11th क्लास, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है सर? अ लायबिलिटी हुज अमाउंट इट इज एस्टिमेटेड। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, अंदाजे से पता है, ऐसी ही लायबिलिटी को प्रोविजन कहते हैं। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम 100% श्योर नहीं होते कि रियल में हमें टैक्स लायबिलिटी इतनी ही बनेगी। नोटिस आ सकता है कि टैक्स और देना है या फिर रिफंड आ सकता है, इसलिए हम साथ में प्रोविजन वर्ड लगाते हैं। और बहुत बार सेफ्टी के लिए टैक्स ज्यादा पे किया जाता है जितना कैलकुलेट होता है पेनल्टी के डर से। गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, वो कोई रिस्क वाला पैसा नहीं, श्योरिटी वाला पैसा है, पैसा मरने वाला पैसा नहीं। मतलब मान लीजिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरा टैक्स जो है 15 लाख बन रहा है, लेकिन मेरे को 2-3 लाख के खर्चों का ऐसा डाउट है कि शायद डिसअलाउ हो जाए और शायद टैक्स ज्यादा बन जाए, तो 15 लाख के लिए 20 लाख टैक्स भर दूंगा। कि बाई चांस मेरा 15 लाख ही टैक्स बना तो 5 लाख का रिफंड आ जाएगा, विद इंटरेस्ट रिफंड आता है, इंटरेस्ट के साथ। और अगर रिफंड नहीं बना मेरा, 20 लाख ही बना तो मैंने जमा कर ही दिया, लेकिन मान लो मैंने 15 लाख टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और 15 लाख ही पे करा और रियल में 18 लाख बन रहा हो टैक्स, 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विद पेनल्टी देना पड़ेगा। इसलिए इन जनरल टैक्स ज्यादा पे कर दिया जाता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, ये दोनों का अमाउंट सेम नहीं होता बहुत बार। तो प्रोविजन हमने जितना प्रॉफिट से घटाया, प्रोविजन जितना बनाया, मेरे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल 15 लाख का टैक्स बन रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन मैंने पे कर दिया 20 लाख सेफ्टी के लिए, तो प्रॉफिट से 15 लाख घटाया होगा, प्रॉफिट से 15 लाख ऐड कर रहा हूं, रेट में 20 लाख पे करा, 20 लाख लेस करूंगा, इसलिए इन दोनों को अलग अलग जगह लिखा जाता है। फिर हो गई बात? अच्छा, दूसरा डाउट क्या था? बेटेड्स वाला पॉइंट था जी। बेटर वाला पॉइंट जब मैं बताऊंगा ना CACL, उसको सब क्लियर कवर करूंगा। CACL का लॉजिक मेरे को भी पेंडिंग है बताना, उसके अंदर कवर करूंगा कि बेटेड्स हमने इग्नोर क्यों करा, हमने रिवर्स क्यों नहीं करा, ऐड बैक क्यों नहीं करा। एडवर्टाइजमेंट तो पैसा पे करना नॉर्मल एक्सपेंस है, बताइए ऑपरेटिंग कैसे नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जब हम कराते हैं तो पैसा लेते हैं वो सामने वाले पर्सन को, चाहे ऐड का पैसा हो, और इन्वेस्टिंग नहीं है, ये फाइनेंसिंग नहीं, ऑपरेटिंग है। बढ़ सकते हैं जी आगे? सर एक बार इसको एनालाइज करके बता दीजिए। अच्छे, देखिए ध्यान से, हमारा आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा सकता है अगर ऑपरेटिंग आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर से कंपेयर किया जाएगा इसको कि इस वाली कंपनी में फॉर एग्जांपल मैं जियो एयरटेल कंपेयर कर रहा हूं और ये जियो का आया हुआ है कि ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो 25 रुपीज इन लाख हो सकता है, फिर मैं एयरटेल कंपेयर करूंगा और उसका ज्यादा है तो वहां पैसा लगाऊंगा, उसका ज्यादा तो यहाँ पैसा लगाऊंगा, ये कंपेयर करने के लिए है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आया है, मतलब हमने जो सामान बेचा उससे पैसा आया, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे करे वो पैसा गया, सबके सब कैश, हमने जो रियल कैश है वो कंसीडर कर रखा है, कोई बुकिश चीज नहीं है इसके अंदर। जैसे बहुत सारे बेकार के खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, रियल में एसेट खरीद चुके हैं बहुत साल पहले, अभी तो उसको खर्चे दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे बुकिश चीजें नहीं है, रियल वाला कैश है। तो नेट प्रॉफिट की बजाय ये वाला कैश ज्यादा कंसीडरेबल है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो बुकिश प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करते, रियलिटी में कैश पे बिलीव करते हैं। ये हायर द बेटर है ये वाला। ये नेगेटिव है तो कंपनी बिल्कुल बेकार है, सारे शेयर बेच दो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम।
बनाइए सेम फॉर्मेट। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है 2015 की और 14 की। पहले आइटम देखिए सरप्लस मतलब पीएनएल का बैलेंस। पीएनएल के बैलेंस में लास्ट ईयर कितना बढ़ा हुआ था 89। इस साल कितना बढ़ा हुआ घट गया है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो लॉस। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेशली मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट निकालने की भी एक अलग से टेक्निक से हिंट से दे दी कि जो सरप्लस है। सिंपल सी बात सर, एक तो मैं ये बताऊं कि मैंने इस महीने इतना कमाया 50,000 रुपए कमाए। एक तरीका ये होता है ये बताने का, एक तरीका ये बताने का कि भाई इस महीने की शुरुआत में मेरे पॉकेट में 1 लाख थे, इस महीने के एंड तक मेरे पॉकेट में 1.5 लाख रुपए हो गए। तो इससे आप निकाल सकते हो कि इस महीने कितना कमाया। तो ऐसे निकालते हैं सर हम, सरप्लस के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो टोटल सरप्लस में 89,000 पड़े थे पिछले साल, इस साल के एंड तक पढ़ने चाहिए थे, उल्टा 71 रह गए। इसका मतलब हमने लॉस करा है 18,000। सर पीएनएल तो हर साल नया बनता है। बिल्कुल सही है। तो 89,000 तो लास्ट ईयर का था। मेरा डाउट ये कि सर जैसा आपने लास्ट टाइम समझाया था कॉन्सेप्ट पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट, ये सर जो बैलेंस शीट में आइटम होती हैं वो टोटल होती हैं, चाहे 5 साल पहले खरीदी हो, चाहे 5 साल पहले लोन लिया हो। और जो पीरियोडिक होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, सेल्स, वो करंट ईयर की ही होती है। तो मेरा डाउट ये है कि सर मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से मतलब ये कह रहे हैं कि सर लास्ट ईयर का मेरे मतलब इनकी जो इंफॉर्मेशन निकल रही है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट 89 था, कोई बात, और इस साल प्रॉफिट 71 है। देखो समझ पाओ कि लास्ट ईयर प्रॉफिट 89 था और इस साल प्रॉफिट 71 है। इंफॉर्मेशन ये कह रही है, तो वो अलग क्यों है? अगर यहाँ पे लिखा होता ना प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये जो लिखा है ना सरप्लस, ये सरप्लस पता है क्या चीज है? पीएनएल का बैलेंस है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, वो बैलेंस शीट में आता है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं, वो इकट्ठा किया हुआ एक्यूमुलेट प्रॉफिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर हमें क्या जानना होता है? इसके बाद सर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हम पूरे क्वेश्चन में फटाफट से एक वर्ड आई यूज से टैक्स ढूंढते हैं, कहीं मिले तो। मिला कहीं किसी को? यस सर। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड। प्रोविजन तो बताया नहीं है, तो वी हैव टू प्रेज्यूम प्रोविजन भी इतना बनाया होगा। तो मैं इसको इधर यहां पे अभी कमेंट ये रेसिपी करना 27 प्रॉफिट टैक्स पेड लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन अमाउंट दिया था, पेड का अमाउंट नहीं दिया था, तो हमने प्रेज्यूम कर लिया सेम। इस बार भी यही कर रहे हैं, इस बार टैक्स पेड का अमाउंट दे रखा है, प्रोविजन का अमाउंट नहीं दे रखा, वी आर प्रेज्यूमिंग सेम। तो प्रोविजन और टैक्स ऐड होगा 23 और टैक्स पेड लेस होगा 20। पॉइंट नंबर 3 लिखना है क्या? बताइए। यस सर, ऐड बिल्कुल लिखना है जी। जितनी भी चीजें प्रॉफिट या लॉस में से ऐड या लेस हो चुकी हैं वो सारी की सारी डेफिनेटली लिखी जाएंगी। इसमें हमने ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स 3 चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। बताइए कितना है? 41,000। हम ऑटो कॉल में भी हैंड आंसर लिखते जा रहे हैं। हमारा पहला आंसर आ गया है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला आंसर आ गया जी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने क्या करा, नेट लॉस में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया और डिविडेंड ऐड कर दिया।
इवेंट ऐड क्यों करा कि प्रॉफिट से लेस हो गया होगा, इसलिए ऐड बैक करा। सो ये प्रॉफिट नहीं लॉस है ना, लॉस कितना आपको देखो प्रॉफिट तो बन गया वो ऐड करने के बाद 36 प्लस 23 माइनस 18। अगर लॉस ही आ रहा होता तो मैं यहाँ पर लॉस लिखता, लॉस बिफोर टैक्स, लेकिन प्रॉफिट बन गया होगा ना ऐड करने के बाद। पॉजिटिव फिगर बढ़ेगी, नेगेटिव फिगर छोटी। अब क्या करना है जी, हमें पीएनएल की आइटम ढूंढनी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऐसे कुछ। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा हुआ अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 on which depreciation of 20,000 had been charged was sold for 10,000। और आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 18,000। तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करा है हमने 18,000, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, पीएनएल में से लेस हो चुका होगा, इसलिए इसको ऐड बैक कर देते हैं 18,000। ऐड डेप्रिसिएशन 18,000। मुझे बताइए कि इसको सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? 20,000। 3,000 से लेस हो गया होगा, अब ऐड बैक कर दें। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट से लेस हो गया होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको ऐड बैक करना है। सर हमें इसमें वो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है? बताओ। 50,000 की कॉस्ट है, 20 का डेप्थ, तो वैल्यू बच गई 30,000। मतलब रियल में इसकी वर्थ जो थी हमारी बुक्स में वो 30,000 की, 30 वाली एसेट 10 में बिकी है, इसलिए 20 का लॉस हुआ। क्लियर हो गई जी बात? हमने लॉस भी लिख दिया और डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। तो डेप्रिसिएशन 20,000 मिल गया इसमें। तो डेप्रिसिएशन जो 20,000 रुपए है वो एसेट सोल्ड वाला डेप्थ, वो डेप्रिसिएशन तो पिछले सालों में पीएनएल में जा चुका होगा। मतलब परचेज की होगी, हम सपोज हमने 5 साल पहले 5 सालों में डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो आज डेट में उसकी वैल्यू 30,000 रुपए रहेगी, है ना? तो 20,000 डेप्रिसिएशन जो सोल्ड वाला डेप्रिसिएशन है वो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है प्रीवियस ईयर से, वो गया होगा प्रीवियस ईयर से, इसलिए उसे ऐड बैक नहीं कर रहे इस साल, सिर्फ इस साल का ही ऐड बैक करें। ऊपर देखिए मशीनरी अकाउंट दे रखा है, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। मशीनरी लास्ट ईयर कितनी थी? 56,000। साल के एंड तक कितनी हो गई? 82। सर मशीन हमने बेची हुई, मशीन पर डेप्रिसिएशन भी लगाया तो घट जानी चाहिए, ये बढ़ कैसे गई? तो डेफिनेटली हमने परचेज करी होगी तभी बढ़ी। जानने के लिए देखते हैं मशीनरी अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1। सर इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में लगा नहीं, नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट में बनता है और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ध्यान रहे वर्किंग नोट जो होता है वो रफ वर्क नहीं होता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि तो वर्किंग नोट है, इसमें फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं। कुछ आइटम्स आपको लिखवाई गई थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में कि ये आइटम आती ही आती हैं, इसको आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। मैं वो सारी आइटम लिख रहा हूं, आप कोशिश करें खुद से फिल करें सारे अमाउंट, कोशिश करके सारे अमाउंट खुद से फिल कीजिए। मैंने सातों आइटम लिख दिए हैं। टू बैलेंस बीडी, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, टू गेन ऑन सेल। क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय लॉस ऑन सेल और बाय बैलेंस सीडी। अब ऑब्वियसली गेन या सेल में से कोई एक ही आइटम आएगी। कोशिश करें खुद से अमाउंट सारे फिल करें, उसके बाद मैं तो कराऊंगा ही। कोई डाउट यहां तक तो पूछें, अमाउंट फिल करें।
मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है सर 56,000, क्लोजिंग बैलेंस है 82,000, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 18,000, सेलिंग प्राइस 10,000, 50 की कॉस्ट 20 का डेप, वैल्यू बची 30 की एसेट 10 में बेची है, 20 का लॉस, गेन है ही नहीं, इजीली परचेज कैलकुलेट हो जाएगी। बी स्लैश ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, टोटल करें क्रेडिट करके बताएं कितना है 1,28,000 1,28,000, 72,000 जब बने 30,000 आएगा उसमें 30 है सर 1,30,000 आएगा। ध्यान से देखिए सर, मशीनरी अकाउंट जो बनाते हैं ये हम इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई सी भी इंफॉर्मेशन एग्जाम में मिसिंग हो सकती है, जैसे उस तरह से एग्जाम में परचेज दे दिया जाए और सेल मिसिंग कर दी जाए, या फिर हो सकता है कि मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, परचेज सेल गिवन है, डेप्रिसिएशन मांगा जाए, मतलब कोई सी भी आइटम मिसिंग हो सकती है। हमें माइंड में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम कहाँ आती है, कौन कौन सी आइटम कहाँ आती है, सर देखते हैं। ये परचेज करी, ये किधर आनी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग में ऐड करना है, और 10,000 की सेल करी, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो है, पैसा आ रहा, और लॉस ऑन सेल ये भी ऑपरेटिंग में ऐड होना। वैसे ध्यान से देखिए मशीनरी अकाउंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है सर, ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ये तो कहीं आता ही नहीं कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो के अंदर आता है तो सर ये चार आइटम आती है, डेप्रिसिएशन आता है, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, माइनस हो चुका होगा, लॉस ऑन सेल आते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं, लेस हो चुका होगा। मशीनरी के परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्योंकि एनसीए के अंदर आती है मशीनरी, हमने परचेज करी है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग में से माइनस, मशीनरी बेची है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग में प्लस। ये चार इंफॉर्मेशन निकलती हैं, ये चारों भी आप नोट कर लें, ये ऑपरेटिंग में प्लस, ये इन्वेस्टिंग में माइनस। अच्छा, तो इसके अंदर जो दो आइटम काम की थी ऑपरेटिंग के लिए, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांगी हुई है, तो ये दो अमाउंट ऑपरेटिंग वाले हैं 18,000 और 20,000, ये ऑलरेडी सर कैलकुलेट कर चुके थे, तो इस अकाउंट का इस क्वेश्चन के अंदर कोई यूज नहीं हुआ, इस अकाउंट का इस क्वेश्चन के अंदर कोई यूज नहीं हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन भी पता है हमें और लॉस भी पता है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन में ऑपरेटिंग भी है, एक ही क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग भी है, एक ही क्वेश्चन में फाइनेंसिंग भी है, तो डेफिनेटली काम है। हां जी सर, इसका मतलब तो फिर वर्किंग नोट बनाना बेकार है सर। हां सर इसमें डाउट है। हां जी तो इसमें आपने पहले जब पहला ऑप्शन लगाया तो आपने कहा कॉस्ट माइनस हो जानी चाहिए, मतलब 50,000 माइनस हो जानी चाहिए मशीनरी कॉस्ट, 50,000 में से 50,000 माइनस करें यहाँ पे, 30 तो माइनस होनी चाहिए, 50 होने चाहिए ना माइनस। नहीं वैल्यू 30 है ना उसकी, 50,000 तो कई साल पुरानी वैल्यू है, डिडक्शन घट घट के उसकी वैल्यू घट गई होगी, बची 20,000 रुपए बची। तो इधर पहले वाले क्वेश्चन में आपने पूरी कॉस्ट माइनस की नहीं चेक कीजिए, बुक वैल्यू माइनस कीजिए। हाँ जी जी सर। आगे बढ़ते हैं, एस्टिमेट कंप्लीट कर लिया हमने। ऊपर देखिए गुडविल, गुडविल लास्ट ईयर कितनी थी बताइए? 27 इस साल कितनी हो गई? 57 क्या लगता है? परचेज करी, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि घट गया होगा इस वजह से? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं। गुडविल परचेज करना ये P&L में कहाँ आता है?
इसकी वजह से ना प्रॉफिट घटा होगा ना प्रॉफिट बढ़ा होगा, कुछ भी नहीं करना इसका, इग्नोर कर देना इसको। इररिलेवेंट आइटम्स भी बहुत सारी मिलेंगी हमें, तो हमें नहीं कंसीडर करनी। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही होती तो इसका मतलब गुडविल राइट ऑफ करी हमने, फिर ऐड बैक करते हैं इसको, तो गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं है। उसके अलावा क्या रहेगा उसके अंदर, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैश इन हैंड, बस। चलिए हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया है। हमारा तीसरा आंसर आ रहा है, दूसरा आंसर आ रहा है 41 में ऐड कर दीजिए 18 और 20। हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताइए कितना है? 79,000। अब हम आ रहे हैं जी वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। बताइए इन्वेंट्री लास्ट ईयर कितनी थी? 4,000, अब कितनी हो गई? 12,000। इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। लगाना है। नेगेटिव रिलेशन विद करंट असेट, बढ़े तो घटाओ। सेगमेंट दोबारा बताइए। इन्वेंट्री बढ़े घटाना। ट्रेड रिसीवेबल्स चेक कीजिए, लास्ट ईयर कितने थे? 45,000, अब कितने हो गए? 58। इंक्रीज हो रहे हैं। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 13,000, ब्रैकेट। अगेन सर नेगेटिव रिलेशन विद करंट असेट, बढ़े तो घटाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताइए बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,600, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी, बढ़े तो घटाओ, सॉरी बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। डन जी। अब हमारा तीसरा आंसर आ रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बताइए कितना है? दो अमाउंट लेस कर रहे हैं, एक अमाउंट प्लस करना है। 62,600। बाकी सब सहमत हैं इनसे? यस सर। 62,600। लेस टैक्स पेड, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। टैक्स पेड 20 ऑन रिसोर्स के अंदर गिवन है, ये हम लेस कर रहे हैं। तो ब्रैकेट पे और जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे लेस लिखते हैं, आप ब्रैकेट मत लगाओ, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाना कंपलसरी होता है ब्रैकेट लगाना। जैसे यहाँ पे लिख दूं यहाँ पर लेस, उसका मीनिंग वही निकल करके आएगा। फाइनल आंसर आया जब 39,600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चौथा आंसर फाइनल आंसर है इसका। दो मिनट लगाएंगे, क्वेश्चन पूरा ध्यान से देख लीजिए, रीड कर लीजिए। हर आइटम में देखो कौन सी आइटम कहाँ नहीं थी, फिर आंसर में देखो कि वही करा है कि नहीं करा। 2 मिनट का समय लगाना है इसमें।
डन। यस। ये वर्किंग कैपिटल वाला जो काम था CACL प्लस माइनस का, उसके लॉजिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए एक बार। इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CACL में क्यों प्लस माइनस करते हैं। फिर इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड कितने हैं? क्रेडिट क्रेडिटर सर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट। परचेज करने से लायबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिटर से अगर हम गुड्स परचेज करेंगे उधार में तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिटर को जब हम पैसे देंगे तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम होगी। ठीक, मुझे बताइए चारों में से कौन सी आइटम ट्रेडिंग P&L में आई होगी? परचेज। एग्जांपल के लिए अमाउंट लिख लेता हूं मैं। 2 लाख का शुरुआत में बैलेंस था, 10 लाख की हमने परचेज करी, टोटल हम पे कर्जा हो गया 12 लाख, जिसमें से हमने 9 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और हम पर उधार रह गया 3 लाख। तो ट्रेडिंग P&L में आया हुआ होगा अमाउंट 10 लाख परचेजेस, क्योंकि ट्रेडिंग P&L के अंदर टोटल परचेज आती है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज मिलाकर। तो इस 10 लाख के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस निकला हुआ होगा। जो प्रॉफिट लॉस निकला हुआ है ये इस 10 लाख के अकॉर्डिंग निकला हुआ होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि सर जो कैश पेमेंट हुई है वो 9 लाख की हुई है। क्रेडिटर को पैसे 9 लाख रुपए गए और हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमें 10 लाख की जगह 9 लाख लेना चाहिए। मतलब अगर मैं फॉलो कर रहा होता डायरेक्ट मेथड तो डेफिनेटली मैं परचेज नहीं लिखता, मैं लिखता कैश पेड टू क्रेडिटर 9 लाख। लेकिन हम इंडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, हर अकाउंट के अंदर डीपली नहीं जा सकते हम कि कितनी पेमेंट हुई है, कितना खर्चा हुआ। अब हमें 10 लाख की जो परचेज आ चुकी है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है 1 लाख कि 9 लाख आ जाए। ध्यान से देखो, एज पर डायरेक्ट मेथड होना क्या चाहिए था, जिधर पेमेंट टू क्रेडिटर 9 लाख माइनस होना चाहिए था। एज पर इनडायरेक्ट मेथड प्रॉफिट में ऑलरेडी परचेज आ चुकी है, मतलब 10 लाख प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है। मुझे बताइए क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? अकाउंट में BD/CD कंपेयर करके पता लगाओ। इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का 2 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, क्या याद करा कि इंक्रीज इन क्रेडिटर प्लस करो, है ना, करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज इन क्रेडिटर के नाम से 1 लाख प्लस कर रहे हैं। तो जो आंसर डायरेक्ट मेथड में आना था अभी भी वही आंसर आएगा इस ट्रिक्स। हम इसीलिए इंक्रीज इन क्रेडिटर प्लस कर, इंक्रीज जो डिफरेंस है, मान लीजिए ध्यान से देखो, तो मान लीजिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों बराबर है। मान लेते हैं कि BD और CD दोनों बराबर है। इसका मतलब पता है क्या है कि जितने का सामान खरीदा उतने की पेमेंट करी। तो P&L में 10 लाख आ चुका है, 10 लाख सही है, कुछ भी नहीं होगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर 0, एड लेस 0, दोनों में 10 लाख। और एग्जांपल देखो, ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग 1 लाख, इसका मतलब हमने परचेज से ज्यादा पेमेंट कर दी। 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 10 लाख की परचेज, 12 लाख का बैलेंस हो गया। 12 लाख में से 11 लाख की पेमेंट कर दी, 1 लाख का बैलेंस बच गया।
अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमने इस साल जितना सामान खरीदा उससे ज्यादा पेमेंट कर दी। डिक्रीज इन क्रेडिटर है, माइनस होगा। और पेमेंट टू क्रेडिटर 11 लाख है, अगर डायरेक्ट मेथड से करते तो 11 लाख ही करते। अभी तो 11 नहीं आ रहा, अभी 11 नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक है जी इसका कि करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्यों बढ़ाते हैं, करंट लायबिलिटी घटती है तो क्यों घटाते हैं। दोबारा समझते हैं डेटर अकाउंट से। ये तो हमारा करंट लायबिलिटी का लॉजिक हुआ। अब लॉजिक देखते हैं डेटर्स का, एसेट का, सीए। जिसके मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके कुछ काम नहीं आना आपको, क्योंकि आपको कोई लर्न करना है कि डेटर और सीए के साथ नेगेटिव रिलेशन, सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन। कोई लॉजिक एग्जाम में मांगा नहीं जाएगा, लर्न आपको करना ही करना है, भले समझ में कितना अच्छे से आ जाए, फिर भी रीजन पता होना चाहिए हर चीज का। डेटर सर एसेट होते हैं ओपनिंग बैलेंस डेबिट का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। सेल्स से डेटर बढ़ते हैं और जो डेटर से पैसे मिल जाते हैं डेटर कम हो जाते हैं। 5 लाख का शुरुआत में बैलेंस था, 20 लाख की हमने सेल करी, तो मतलब हमें डेटर से टोटल 25 लाख रुपीस लेने। 18 लाख रुपीस तो मिल गए, 7 लाख बैलेंस रह गया। ये सिचुएशन तो बताइए डायरेक्ट मेथड अगर सॉल्व करते तो कौन सा अमाउंट लिखते हैं? 18 लाख जितना एक्चुअल में पैसा मिला अगर हम सॉल्व कर रहे तो डायरेक्ट मेथड से। ये एक्चुअल में सिर्फ कैश की आइटम से। मुझे बताओ इन चारों में से कौन सी आइटम ट्रेडिंग पी में आती है? सेल्स 20 लाख। तो सेल्स में तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो कहीं ना कहीं 20 लाख रुपीस ऐड हो गए प्रॉफिट के अंदर सेल्स के। तो क्या ऐड होने चाहिए थे कितने? सिर्फ 18 लाख, तो 2 लाख माइनस हो जाने चाहिए। डेटर 5 से 7 हो गए, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन डेटर, कंडीशन बढ़े तो घटा, 2 लाख माइनस। अल्टीमेटली जो डायरेक्ट मेथड में आंसर आना था वही आंसर इनडायरेक्ट मेथड से भी आएगा। वैसे डेटर्स अगर बढ़ रहे हैं इसका मतलब हमने जितना सामान बेचा उससे पैसे कम मिले उसके कंपैरेटिव। सपोज ये बैलेंस सेम होता, 5 लाख का ओपनिंग, 5 लाख का क्लोजिंग, इसका मतलब जितना माल बेचा उतने के पैसे मिल गए। डेटर अगर बढ़ रहे हैं इसका मतलब जितना सामान हमने बेचा उससे ही पैसे कम मिले तो बैलेंस बढ़ गया। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो सर उधार के में सिस्टम पता क्या होता है? इस मान लीजिए कस्टमर को उधार बेचा 5 लाख का सामान, अब मैं उससे ज्यादा फोर्स करूंगा भैया पेमेंट दो, तो आगे वो सामान खरीदना बंद कर देगा। तो होता क्या है कि जैसे 5 लाख का उस पर हो गया मेरा पैसा ब्लॉक, अब मैं 1 लाख का सामान बेचूंगा और उससे 1 लाख रुपए पुराने वाले आएंगे, फिर 1 लाख का बेचूंगा फिर 1 लाख पुराने वाले आएंगे, मतलब 5 लाख उस पर लगे रहेंगे हमेशा। मैं नया बिल भेजूंगा पुराना बिल क्लियर करेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर नीचे होगा, हल्का फुल्का, बाकी जनरली ऐसे ही होता रहता है। तो इन जनरल डेटर ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस अगर सेम आ रहा है तो जितना माल हमने इस साल बेचा उतना पैसा मिल गया। बिजनेसेस इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाते, बिजनेस सर्वाइव करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमें सामान इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क लेना है, काम कम हो गया तो फिक्स खर्चों का रिस्क लेना है, डेटर को सामान बेच दिया उधार, पैसे नहीं मिल रहे, लेट मिल रहे हैं, और वर्किंग के लिए पैसा चाहिए, मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, डेटर पैसा नहीं दे रहा, तभी सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज को और माल परचेज करना है और लोगों को माल बेचना है, ये सब के लिए पैसा चाहिए। जहाँ पैसे सर्कुलेशन रुक गई तो वहाँ बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। तो डेटर अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पैसा और ब्लॉक हो गया, पैसा कम आया हुआ है, इसलिए माइनस कर। दूसरा एक आसान तरीका, जो ये तो रियल लॉजिक है प्लस माइनस करने का, थोड़ा आसान तरीका जो समझने के लिए कि सर देखो अगर करंट एसेट बढ़ रही है तो हमारा पैसा ब्लॉक हो रहा है ना एसेट के अंदर, तो माइनस कर दो, और करंट एसेट अगर कम हो रही है तो बिक्री पैसा आ गया, प्लस कर दो। स्टॉक मान लीजिए 10 लाख से 8 लाख हो गया तो बिक गया ना वो 2 लाख का, पैसा आया होगा, प्लस कर दो। स्टॉक 10 से 12 का हो गया तो हमने परचेज कर, पैसा गया, माइनस कर दो। नेगेटिव रिलेशन। बात करें करंट लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा लिया होगा तो लायबिलिटी बढ़ी, प्लस कर दो।
करंट लायबिलिटी कम होगी, पैसे दिए होंगे तो लायबिलिटी कम होगी, माइनस कर दो। करंट लायबिलिटी का लॉजिक भी है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो हमने पैसे दिए होंगे तभी कम हो रही है, माइनस कर दो, पैसा जा रहा है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा लिया है उधार, प्लस कर दो। ये रियल लॉजिक नहीं है, रियल लॉजिक तो यही है, वो आज आसान तरीका बस याद करने के लिए, समझने के लिए। ऐसे करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो हम परचेज करिए, पैसा जा रहा है, माइनस। करंट एसेट अगर कम हो रही है तो बिक गई होगी, पैसा आ रहा है, प्लस। तो नेगेटिव रिलेशन विद सीए, पॉजिटिव रिलेशन विद सीए, ध्यान रहेगा जी। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिवाइज करके आएंगे अच्छे से। कल संडे है, 12 बजे आपकी क्लास होगी, 1 बजे आपका टेस्ट होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और कंपैरेटिव कॉमन साइज।